हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर्स ऑफ आशीष। और आज आप देख रहे हैं नेपाल की बजट आइटिनरी विद ऑल द डिटेल्स कि आप कैसे जाने वाले हैं नेपाल ट्रिप पर। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। नेपाल की ट्रिप या फिर रोड ट्रिप हर किसी का सपना होता ही है। तो इसीलिए न्यू ईयर के टाइम पर मैं निकल पड़ा था नेपाल की ट्रिप के लिए, जहां पर मैंने विजिट किया था पोखरा, काठमांडू, मुस्तांग जैसी खूबसूरत जगहें। नेपाल हमेशा से ही एडवेंचर्स लवर के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन रहा है, और चाहे वो इंडियंस क्यों ना हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार इटिनरी टू नेपाल, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, ऑल द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, आपका क्या बजट रहेगा एंड आपकी क्या आइटिनरी होनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू विजिट नेपाल। वैसे तो नेपाल ऑल सीजन खुला हुआ है, बट रेनी सीजन में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपको नहीं जाना चाहिए। और मेरी पर्सनल फेवरेट है इन द विंटर्स, लाइक ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर, तो आप लोग ये ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेकर आप इंडिया से नेपाल पहुंच सकते हैं और वहां पर बाकी जगहें विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है जो कि सबसे इजीएस्ट है, आप फ्लाइट से जा सकते हैं। फ्लाइट से काठमांडू जा सकते हैं और काठमांडू से वापस आ सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। आपको 5,000 से 6,000 में फ्लाइट मिल जाएगी काठमांडू की। और दिल्ली से तो ये बहुत सस्ती है, इवन फ्रॉम कोलकाता बागडोगरा से भी ये काफ़ी सस्ती है। 4,000 या 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये में आपको काठमांडू की फ़्लाइट मिल जाएगी। इसके लिए आपको आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए या फिर वोटर आईडी होना चाहिए। वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नेपाल और इंडिया के बीच में फ्रेंडली ट्रीटी है, जिसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ सेकेंडली आप जा सकते हैं कार से। आप अपनी कार से यहाँ से नेपाल जा सकते हैं। इवन बाइक से भी आप यहाँ से नेपाल जा सकते हैं। और आपको टोटल डिस्टेंस अराउंड 2,000 से 2,400 किलोमीटर पड़ेगा मीनवाइल नेपाल जाने के लिए या नेपाल के अंदर घूमने के लिए। तो आप यहाँ से जा सकते हैं या तो सनौली बॉर्डर, या तो आप जा सकते हैं रक्सौल बॉर्डर। वहाँ पर आप अपना परमिट बना सकते हैं। 600 रुपये पर हेड के हिसाब से कार का पर डेली का परमिट बनता है, और 300 रुपये के हिसाब से, 300 या 350 रुपये के हिसाब से बाइक का परमिट बनता है। तो आप वो बनवाने के बाद आप निकल सकते हैं इधर टू काठमांडू या फिर पोखरा की तरफ, जैसा आप उस ट्रिप को लेना चाहें। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट अ बजट ऑप्शन कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे नेपाल पहुंच सकते हैं इंडिया से। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपने पोखरा से जाना है या फिर काठमांडू से जाना है, बिकॉज इनके नज़दीक जो बॉर्डर हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप पोखरा से जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा गोरखपुर जंक्शन। तो आप कहीं से भी उसकी टिकट लेंगे तो थर्ड एसी या फिर स्लीपर की टिकट 500 रुपये में, और जो एसी थर्ड एसी की टिकट है वो अराउंड 1,200 से 1,500 रुपये में आपको मिलेगी। और आप जब गोरखपुर जंक्शन पहुंच जाएंगे, वहां से आपको एक बस लेनी पड़ेगी जो आपको 2 से ढाई घंटे में सनौली बॉर्डर उतारेगी। सनौली बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, और वहां से आप निकल सकते हैं टूवर्ड्स पोखरा, बिकॉज पोखरा वहां से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है। तो वहां से आप कोई भी बस ले सकते हैं जो कि आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 700 से 800 रुपये। और गोरखपुर से जो आप सनौली बॉर्डर के लिए लेंगे उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको अराउंड 200 रुपये। तो ये आपका टोटल खर्चा रहेगा अराउंड 2,000 से 2,500 के बीच में। आप पहुंच जाएंगे टू टूवर्ड्स पोखरा पोखरा। सिमिलरली अगर आप काठमांडू पहले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा रक्सौल रेलवे स्टेशन, जो कि आप किसी भी स्टेट से रक्सौल रेलवे स्टेशन पहुंचिए, जिसका खर्चा आपको वही सिमिलर 500 से लेकर 1,500 रुपये तक पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ टिकट्स यू आर बाइंग, इधर इट्स स्लीपर या थर्ड एसी। एंड वहाँ से आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, आपने करेंसी एक्सचेंज करानी है, न्यू सिम कार्ड लेना है, और वहाँ से आपको निकल जाना है काठमांडू के लिए। सेम 800 से 1,000 रुपये लगेंगे, यानी ओवरऑल आप 2,000 से 2,200 रुपये में आप काठमांडू पहुँच जाएंगे। बाकी आप लोकल आपको बस या कैब से घूमना पड़ेगा, सेम इन बोथ केसेस। और मैं ये बता दूं कि दिल्ली से पोखरा के लिए बस सर्विसेज जाती हैं, दिल्ली टू पोखरा, जो कि 24 से 26 घंटे लगाती है। सेम काठमांडू भी जाती है, सिमिलर 26 से 28 घंटे लगते हैं, जिसका किराया 2,400 से लेकर 3,000 का होता है। तो आप ये डायरेक्ट ऑप्शंस भी ले सकते हैं, बट मैं एक चीज़ बताऊं, कोई सेटिंग नहीं होने वाली। बेसिक चेयर सीट्स होती है सोफ़ा वाली थोड़ी सी, उसमें 24 से 26 घंटे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट
अगर आपको एक स्ट्रेट ऑप्शन चाहिए तो ये ऑप्शंस आपके लिए है, और ये सर्विसेज बनारस से भी है, गोरखपुर से भी हैं, तो आप वहाँ से भी इन चीज़ों को लेकर आप जा सकते हैं टुवर्ड्स काठमांडू और पोखरा। तो आपको देश के किसी भी कोने से पहुंच जाना है टुवर्ड्स नेपाल बॉर्डर थ्रू योर कार, बाइक या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर। क्योंकि हमने पहले काठमांडू जाने का सोचा था, इसलिए हम जा रहे हैं ब्रिजगंज रक्सौल बॉर्डर की तरफ। नहीं नहीं, बिहार के खूबसूरत गांव से होते हुए और रास्ते में अपना लंच करते हुए हम एट लास्ट पहुंच गए थे नेपाल बॉर्डर ब्रिजगंज में। तो मैं बता दूं, इस इंडियन नेपाल बॉर्डर के इस तरफ पड़ता है रक्सौल और इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रक्सौल जंक्शन, और नेपाल की तरफ पड़ता है बीरगंज। तो रक्सौल में परमिट वगैरह बनता है, तो वहाँ पे आ गए हैं, बीरगंज रक्सौल, और यहाँ पे ऑफिस है इनका। नेपाल में इसको कहा जाता है भंसार ऑफिस, और यहीं पर आपके परमिट बनेगी और कस्टम की चेकिंग भी होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले करेंसी एक्सचेंज करा लें और उसके बाद आकर यहाँ पर अपनी अमाउंट दें। यहाँ पर जो कार वगैरह का जो आप भरते हैं पैसे वगैरह, उसके लिए आपका काफ़ी टाइम जा सकता है, अराउंड 1 घंटा तो मिनिमम मान के चलिए। करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बॉर्डर के उस तरफ जाना और वहाँ से करेंसी एक्सचेंज कर लेनी है। 1 रुपए के अगेंस्ट हमें 1.5 रुपए मिलता है नेपाली। तो चेक कर रहे हैं, ये आरसी बनी है हमारी, परमिट बना है 10 दिन का। बॉर्डर पार करते ही आप नेपाल की सिम भी ले सकते हैं। ये सिम के रेट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से नेपाल की वादियाँ शुरू हो जाती हैं और थ्रू मनकामना मंदिर आप पहुँच जाएंगे एट लास्ट काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी, जो कि एक वैली पे बसी हुई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की हिस्ट्री, रिच कल्चर और हेरिटेज देखकर आप लोग यहाँ से बिल्कुल जाना नहीं चाहेंगे। काठमांडू में आपको सबसे पहले थमेल रुकना है, बिकॉज यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ड्यूरिंग क्रिसमस यहाँ के रेट काफ़ी हाई हो सकते हैं। मेन रोड पर आपको अराउंड 2500 से 3000 में मिलेगा, और अगर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 500 से 1000 रुपये में भी कमरे मिल सकते हैं। तो गाइस, ये हमने रूम लिया है, ये अपने बंदे हैं, और ये रूम 4 बेडिंग के है। अराउंड हमें 2800 का पड़ा है, और आजकल सीजन किसका चल रहा है? क्रिसमस और न्यू ईयर का। सो द रेट इज़ क्वाइट फाइन। थमेल काठमांडू का वो कोना है जो अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ पे पब्स, बार्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ की न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी तो उसके बारे में आप पूछे ही मत। तो हम 2 दिन काठमांडू में थे और हम थमेल ही रुके, क्योंकि यहाँ से आपको शाम को एंजॉय करने के लिए बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही में थमेल के रेस्टोरेंट और जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पर नई नई क्यूजीन्स भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन, नेपाली, कॉन्टिनेंटल हर तरह का खाना मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि न्यू ईयर और क्रिसमस पर तो यहाँ पे अलग ही माहौल होता है। नेक्स्ट डे हम उठते ही चले गए भक्तापुर दरबार स्क्वायर, जो कि नेपाल के 3 राज दरबारों में से एक है। यहाँ पर इंडियन नेशनल्स के लिए 500 रुपए की टिकट है। मैंने जैसे ही भक्तापुर दरबार के गेट की एंट्री करी, मुझे लगा मैं किसी और ही दुनिया में आ गया। इसे नेपाल के मल्ल राजाओं द्वारा 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ पर आपको मर्चेंट मार्केट, काफ़ी पुराने मंदिर और दरबार स्क्वायर भी मिलेगा। और मैं बता दूं, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ही सीनिक जगह है। यहाँ पर मेन देखने वाले पॉइंट हैं कृष्ण मंदिर, 4 धाम और भैरव भवन आदि। और इसके बाद आपको निकल जाना है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के लिए। बूढ़ा नीलकंठ एक विष्णु मंदिर है जहाँ पर विष्णु जी शयन निद्रा में विराजमान है। वैसे ये मंदिर दोनों हिंदू और बुद्धिस्टों के लिए काफ़ी माना गया है, क्योंकि बुद्धिस्ट मानते हैं कि ये अवलोकातेश्वर का एक स्वरूप है। काठमांडू की चहल पहल से थोड़ा अलग बसा हुआ है ये जगह, आपको बहुत ही ज़्यादा शांति देगा। इसके बाद मैंने यहाँ का लोकल ब्रेकफास्ट किया, जो कि पूरा ही सात्विक था, जिसमें पूरी, छोले, आलू जैसी सब्जियां थी। बूढ़ा नीलकंठ दर्शन के बाद अब हम लोग निकल गए पाशुपतिनाथ मंदिर की तरफ। गाइस, यू वोंट बिलीव, मैं और मोंटी भाई क्या देख रहे हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। हर हर महादेव। काठमांडू में बागमती रिवर के पास से होता हुआ ये एक शिव भगवान का बहुत ही पुराना मंदिर है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना बड़ा मंदिर कभी नहीं देखा है। पाशुपतिनाथ मंदिर का विवरण स्कंद पुराण में भी है, और कहा जाता है कि
पंच केदार के बाद इसको छठा केदार भी माना जाता है। ये देख सकते हैं 360 व्यू। एक घाट है। पशुपति मंदिर के बाद अब हम निकल पड़े बुद्धा स्तूपा के लिए। ये बुद्धा स्तूपा सबसे पुराने बुद्धा स्तूपा में से एक है इन नेपाल, और यहाँ पर कश्यपा बुद्धा और शक्य मुनि बुद्धा का एक्चुअल रिमेन्स रखे गए हैं। कहा जाता है पुराने सिल्क रूट पे तिब्बतन बुद्धिज्म की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसीलिए काठमांडू की ये वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टेबल प्लेस है। इसके बाद या तो आप काठमांडू दरबार स्क्वायर जा सकते हैं या फिर पाटन दरबार स्क्वायर, और उसके बाद आप वापस थमेल की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि हमने प्लान किया था। So this is the Thamel market. काफी लोग चंद्रागिरी हिल भी आते हैं जहां से आपको काठमांडू का एक ओवरव्यू मिलता है। यहाँ पर आपके लिए रोप वे भी है जिसे चढ़कर आप ऊपर से काठमांडू देख सकते हैं। So गुड मॉर्निंग गाइस, और हम हैं चंद्रागिरी काठमांडू के नज़दीक, और यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग है। यहीं पर हमारा काठमांडू का सफ़र ख़त्म होता है और इसके बाद अगली सुबह हम निकल पड़े पोखरा के लिए। पोखरा काठमांडू से अराउंड 6 से 7 घंटे की दूरी पर है, तो इसमें आपको जाने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा सीनिक है और पोखरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन नेपाल। सो यहाँ से 10-11 बजे निकलकर हम अराउंड 6-7 बजे पोखरा पहुँच गए। मैं और सुभी बैठ गए यहाँ से पीछे माचा पुचरे का व्यू देखने के लिए। बहुत ही सुंदर है यहाँ से। ये है आपका माचू पुछो। पोखरा लेक साइड पर आपको रुकने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे और बहुत सुंदर ऑप्शंस भी। तो यहाँ से सबसे पहले आपको निकलना है पुमदी कोट शिवा स्टैचू के लिए। जो सामने देख सकते हैं शिवजी भगवान की मूर्ति और ऊपर आपका स्तूपा। पुमदी कोट आते ही आपको एक अलग ही व्यू मिलता है। यहाँ पर शिवजी का एक बहुत ही सुंदर स्टैचू है और उसके पीछे अन्नपूर्णा और माचा पुचरे का व्यू है। So guys, this is पोखरा सिटी। वो है शांति स्तूपा, और दैट इज सारंगकोट फेवा लेक, ब्यूटीफुल लेक ऑफ पोखरा, द पोखरा सिटी इन द बैकग्राउंड। यू कैन सी many peaks such as Machu Picchu in the background, and this is the beautiful Shiva statue. Guys, दर्शन करके हम आ गए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब यहाँ से आपको जाना है वर्ल्ड पीस पगोडा की तरफ, जो कि एक शांति स्तूपा है। कपड़ों में जरूर लिखा है मीटर। सो उतना जाएंगे। पीछे फेवा लेक, पोखरा। यहाँ से आपको पूरे पोखरा का एक हिल टॉप व्यू मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दिस शांति स्तूपा इज़ अ सिंबल ऑफ पीस एंड हारमोनी, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है यही रिफ्लेक्ट करता है। एंड दिस इज़ ग्रेट। शिव स्टैचू और शांति स्तूपा विजिट करने के बाद अब हमें वापस सिटी की तरफ जाना है, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी डेविस फॉल। ये है देवी फॉल। सो डेविस फॉल कह लीजिए या डेविस फॉल कह लीजिए, कहा जाता है कि कोई स्विस सिटीजन था जो यहाँ पर ड्राउन हो गया था, तब से इसको डेविस फॉल के नाम से जाना जाता है। फॉल तो तगड़ी है ये। और वो आगे तक ऐसे ऐसे चलती रही है। वहाँ पे लाइट है, वहाँ से गिर रही है वो। इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है गुप्तेश्वर केव, और आप रोड पार करते ही पहुँच जाएंगे टुवर्ड्स गुप्तेश्वर केव। ये पोखरा में स्थित एक बहुत ही पुराना हिंदू मंदिर है और यहाँ पर केव भी है। मेरे पीछे है गुप्तेश्वर केव। आप देख सकते हैं यहाँ की टिकट भी 100 रुपये का है। काफ़ी भीड़ है गुप्तेश्वर केव के लिए। बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इस केव की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है जो अपने आप ही अवतरित हुआ है। दिस इज द केव। देखने को क्या है अंदर? बहुत कुछ है।
मंदिर दर्शन के बाद आपको लेक साइड पर आ जाना है क्योंकि यहाँ पर चल रहा होता है ड्यूरिंग न्यू ईयर पोखरा स्ट्रीट फेस्टिवल। So guys, we are at Pokhara Festival, the New Year Festival 28 to 1 January, and ये मोमोज बहुत ही अच्छे। चटनी इज वेरी डिफरेंट, जो मैंने दिल्ली में भी कभी खाई हो। पोखरा लेक फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है ड्यूरिंग न्यू ईयर और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के फूड स्टॉल और डांस और बाकी चीज़ें एंटरटेनमेंट की देखने को मिल जाएंगी। और इसी लेक साइड पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर मार्केट लगती है जहाँ से आउट ऑफ इंडिया भी लोग आकर अपना सामान बेचते हैं। लोकल साइट सीइंग के अलावा आपको यहाँ से मुस्तांग की प्लानिंग भी करनी है जिसके लिए आपको बाइक गाड़ी यहीं से मिलेगी। बाइक के चार्जेस रहेंगे 1000 से 1500 रुपये और गाड़ी में 5000 रुपये की बुकिंग होती है। इसके साथ ही आपको टूरिज्म बोर्ड से एक परमिट भी बनवाना पड़ेगा अन्नपूर्णा कंजर्वेशन सेंचुरी का। To go to Mustang, you have to get a permit from नेपाल टूरिज्म बोर्ड, जो कि आपको लेक साइड के नज़दीक ही मिल जाएगा। बड़ा है 1000 ईच परमिट। और यहाँ पे क्विक फ़ोटो का भी है, 2 फोटो लगेंगे आपकी और आपका आधार कार्ड डिटेल लगेगी। 150 रुपये नेपाली में फ़ोटो हमारी बन गई। एंड नाउ आई विल शो यू कि हमारा वो कैसे बना है। सुवी दिखाना कि परमिट कैसा है। ऐसा है भाई। देखिए ये आपका परमिट हो गया है। तो इवनिंग में आप निकल सकते हैं सारंग कोट की तरफ जहां से आपको माचा पुचरेगा और अन्नपूर्णा का और क्लोजर व्यू मिलेगा। यहाँ पर एक हिल टॉप पर जाकर एक टावर बनाया गया है जहां से आप पूरा पोखरा का नाइट व्यू और माचा पुचरे अन्नपूर्णा का डायरेक्ट व्यू भी ले सकते हैं। बाकी सारंग कोट अपने सनसेट के लिए और सनराइज के लिए भी जाना जाता है। और मेरे पीछे है पूरा पोखरा शहर। यहाँ पर आप फेवा लेक पर जाकर वहाँ पर नाइट में स्ट्रॉल भी कर सकते हैं और साथ में दिन में आप यहाँ पर बोटिंग इवन पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। फेवा लेक की साइड आपको बहुत सारे बार और पब्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसका नाम क्या है भैया, दोबारा बताओ। आलू स्टिक। ये शेफाली। शेफाली इसके अंदर चिकन होता है राइट। ये झिंगुर स्मॉल फिश। हाँ ये झिंगुर, ये चिकन। ओके, लेग एंड चिकन। तो इसी के साथ हमारे पोखरा में 2-2.5 दिन खत्म होते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स मुस्तांग वैली। People are getting ready and we are heading to Mustang. So guys, early morning. It's Nepali number. We are getting high on Nepali chai. मुस्तांग एक तिब्बतन प्लेटू पे बसा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है और इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लद्दाख की याद आ जाएगी। आपको पोखरा से अर्ली मॉर्निंग निकलकर बेनी की तरफ जाना है और वहां से जाना है आपको जोमसोम की तरफ। तो जोमसम जाते हुए आपको एक कट दिखेगा और हम वही चेक कर रहे हैं। ये देखिए वो कट है, ये वाला बागलुंग और बेनी के लिए जो मुक्तिनाथ का रोड है वो ऊपर की तरफ चल रहा है। मुस्तांग बाइक लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए हेवन है। यहाँ से काफी लोकल ट्रैक भी निकलते हैं और ये अन्नपूर्णा सर्किट का एक रास्ता भी माना जाता है। तो गाइस आ गए हम बेनी बाज़ार। यहाँ से 77 किलोमीटर पे मुक्तिनाथ और जोमसम है। 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे। लेट्स गो। यहाँ पर नेपाल का हाईएस्ट विष्णु टेम्पल भी है जो कि है मुक्तिनाथ। तो यहाँ पे एक तप्त कुंड है, ततो पानी पे आ गए हैं। बीच में ततो पानी आता है जो कि एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। यहाँ पर आप एक बाथ भी ले सकते हैं। जिस राह में मंदिर मिल जाए आसानी से, ऐसा तो हो नहीं। अपनी बाइक पे उठता ना बेटा, मांगी हुई बाइक पे नहीं। So this is the police check post. और चेक पोस्ट के बाद तो पूरा व्यू ही बदल गया। ये वैली पूरी ओपन अप हो गई और हमें डायरेक्टली दिखने लग गई
अन्नपूर्णा की ब्यूटीफुल पीक्स। यहाँ पर टेम्परेचर दिसंबर जनवरी में -10 डिग्री टू -20 डिग्री चला जाता है, तो आप अच्छे खासे कपड़े पहन कर आएँ। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत गांव भी है जिसे कहते हैं मारफा गांव, जो कि अपनी एप्पल ब्रांडी के लिए पॉपुलर है। एंड एट लास्ट हम पहुंच गए थे जोमसोम और यहाँ पर हमने लिया रेस्ट। यहाँ पर हमें कमरा अराउंड 1,000-1,200 रुपये पर हेड के हिसाब से पड़ा, जिसमें खाना भी इंक्लूडेड था। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको जल्दी उठकर निकल जाना है मुक्तिनाथ दर्शन के लिए। मुक्तिनाथ जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक विष्णु टेम्पल है जिस पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी है, तो आप यहाँ जाकर अर्ली मॉर्निंग जाकर विजिट करके वापस आ सकते हैं। ब्रेकफास्ट आ गया है एट जोमसोम। अंकल जी ने बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है। जोमसोम से मुक्तिनाथ अराउंड 2 घंटे का सफ़र है, अराउंड 30 किलोमीटर्स है। और यहाँ पर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है बिकॉज आप बहुत ही जल्दी हाइट चढ़ेंगे और रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आपको एक्चुअल मज़ा आएगा ऑफ रोडिंग का। ज़्यादा नहीं, 28 मिनट बता रहा था, 11 किलोमीटर। गाइस हम झरपोट विलेज आ गए मुक्तिनाथ से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले। दिस लुक्स सो अमेजिंग। कवर्ड है पूरा पहाड़ की कोटियों में, -12 डिग्री टेम्परेचर। मुक्तिनाथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अन्नपूर्णा सर्किट का। इसी के पीछे है ब्यूटीफुल थोरांगला पास, जो कि है 5,000 मीटर की ऊंचाई पर। एट लास्ट हम मुक्तिनाथ की सीढ़ियों पर आ गए और अब हम चढ़ने लगे थे ऊपर मुक्तिनाथ की तरफ। सो मुक्तिनाथ की बहुत सारी बैक स्टोरी है, जिसमें से एक ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में आए थे और यहाँ पर 108 धाराओं के नीचे आपको स्नान करना पड़ता है, जिससे आपको मुक्ति मिल जाती है फ्रॉम ऑल योर सिंस। और यहाँ से सती की भी एक कहानी है। जब भगवान शिव यहाँ पर आए थे तो सती का मुख गिरा था, जिससे इसकी वजह से इसे मुक्तिनाथ भी कहा जाता है। बहुत ही प्रोमिनेंट है और कहा जाता है कि बुद्धिस्ट के बहुत ही पुराने बुद्धिस्ट मोंग थे कि गुरु रिनपोचे, वो यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आए थे। ड्यूरिंग विंटर्स आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर ट्रैक करते हुए नज़र आ जाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है ये। So guys, हम कागबेनी आ गए। कागबेनी एक छोटा सा टाउन बोल लीजिए, विलेज बोल लीजिए। इसका रास्ता काफ़ी ऑफ रोड है। ये है आपका कागबेनी विलेज और आज हम डोरा एक्सप्लोरर बने हुए हैं। चला इस तरह हम मुस्तांग वैली को बाय कर रहे हैं, निकल रहे हैं मारफा गांव के वहाँ से और बाय बाय कर रहे हैं अन्नपूर्णा सर्किट, अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया को। It's very tough to sit beside also. बैनी बाजार आ गए हैं और वापस जाएंगे यहाँ से पोखरा के लिए। तो शाम तक हम पोखरा आ गए थे और इसी तरह हमारा नेपाल का सफ़र ख़त्म होता है। यहाँ से बुटवल के रास्ते हम वापस इंडिया बॉर्डर की तरफ गए, जहाँ रास्ते में हमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज मिला। आप भी इस रास्ते से जाएंगे तो आपको भी ये ब्यूटीफुल ब्रिज दिखेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस था। बुटवल लंबनी के पास बहुत ही तगड़े मोमोज खा लिए इन्होंने। सो दिस इज द बॉर्डर। ये आ गए हम खुनवा बाज़ार, सिद्धार्थ नगर, जहाँ पर लास्ट बॉर्डर है यहाँ पर। उसका क्या हुआ? तुमको भी उतार दिया? अभी गाड़ी की चेकिंग हो रही है। गाड़ी हो गया, कुछ नहीं चेक करा उन्होंने, बस अब ले आ रही है हमारी गाड़ी इस बॉर्डर से। आप देख सकते हैं नेपाल का बॉर्डर। सो इसी तरह इस नेपाल की ब्यूटीफुल वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसमें आपको होप सो सारी डिटेल मिल गई होंगी। थैंक यू बने रहने के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।